हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर में। बेटा कुछ दिन से ये लेक्चर डिले हो रहा था, लेकिन आज वो दिन आ गया कि ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो रहा है। 11th का लास्ट पोर्शन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा हम पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बेटा सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो अर्थ है अपनी उसको बचाना है, ठीक है। जितने टाइप के हमारे पॉल्यूशन है वो हमें डिस्कस करने हैं, और उसके जो उपाय हैं कि भाई किस तरीके से बचाया जाए अर्थ को, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। जैसे सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि अर्थ के अराउंड क्या होता है, क्या क्या एटमॉस्फेयर होता है ना। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से 10 किलोमीटर तक अगर हम चलते हैं, ठीक है, मतलब सी लेवल से बोलो, आप ऐसा बोलो, है ना। सी लेवल से कितना बेटा? 10 किलोमीटर तक आप चलते हो तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नाम है इसका। क्या नाम है बेटा? ट्रोपोस्फेयर। और 10 के आगे 40 और चले जाओ, मतलब टोटल कितना? 50 किलोमीटर आप चले गए, तो इसका नाम है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो दो टाइप के स्फीयर हम डिस्कस करेंगे, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अलावा और भी होते हैं, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लेकिन हमें जो डिस्कस करना है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर डिस्कस करना है, ठीक है। तो समझ गए बात को। सी लेवल से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, और आगे 40 और चले जाओ, मतलब टोटल 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लो इसको, लिखना चाहो तो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं अभी तो मैंने अर्थ बनाई थी, उसके अराउंड मैंने बताया था एटमॉस्फेयर। अगर मैं इस तरीके से डायग्राम देखूं, है ना, तो ये अपना सी लेवल है नीचे। सी लेवल से 10 किलोमीटर तक, ये देखो 10 किलोमीटर है, तो यहां तक आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यहां तक आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सी लेवल से इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और इसके आगे 40 और चले जाओ, मतलब टोटल कितना? 50। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ वैसे, है ना, ये होता है। तो 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, उसके आगे 40 चले स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आगे मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारे होते हैं, ठीक। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये हम कहां तक माने? हमने तो डिस्टेंस से बता दिया, लेकिन अगर नॉर्मली समझाना हो तो हम कैसे समझाते हैं? हम ऐसा बोलते हैं कि बेटा जो सारी आपकी गैसेस होती हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट होता है वो ट्रोपोस्फेयर तक होता है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि बेटा जहां तक बादल हैं, बादल का जो फॉर्मेशन, क्लाउड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर बादल है वहां तक ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। 40 किलोमीटर और चले जाओ बादलों के ऊपर, है ना, तो बादलों तक आप ये मान लो कि वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। जैसे आपने प्लेन वगैरह देखे होंगे, तो प्लेन जो उड़ते हैं ना, वो बादलों के जस्ट ऊपर उड़ते हैं, मतलब वो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस वगैरह होता है, सारा एनवायरमेंट यहीं पर होता है ट्रोपोस्फेयर में, तो उसके ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें बतानी है। एक तो ये हो गया क्यूमुलम्बस जो क्लाउड है वो कैसे होते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये बड़े वाले आपने देखे होंगे, बादलों की तरफ आप देखो ऊपर, तो कुछ ऐसे क्लाउड होते हैं भरभरा के नीचे निकलते हैं ना, मतलब लंबे टाइप के होते हैं। तो जो लंबे होते हैं वो ये वाले होते हैं, ठीक है, क्यूमुलो होते हैं। और स्ट्रेटो वाले कौन से होते हैं? फैले हुए होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटो वाले क्लाउड होते हैं। तो ये बस क्लाउड के बारे में बताना था। और प्लेन वगैरह ये सब ऊपर उड़ते हैं, मतलब बादलों के जस्ट ऊपर उड़ते हैं प्लेन, ठीक है। बाकी मिसाइल तो आगे निकल जाती है ना। चलें आगे, तो ये थोड़ी जानकारी आपको देनी थी। अब हम बात कर लेते हैं मेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है? दो टाइप के हमने यहां पर स्फीयर पढ़े, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कहानी यहां से। एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए क्लिप काट के लाया हूं, ताकि, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता, ताकि आप ये समझ लो सारी चीजें, है ना। तो एक बार रीडिंग भी अपन कर लेंगे सारी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते भी जाएंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल एनसीईआरटी से ही आना है ना। चलो स्टार्ट किया जाए फिर मामला। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बेटा, है ना, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की। तो पढ़ लें जरा, रीडिंग भी कर लेंगे साथ साथ, क्योंकि कुछ चैप्टर क्या होते हैं केमिस्ट्री में, रीड करने वाले भी होते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं, जिससे हम कुछ पॉइंट्स बाहर निकालेंगे। द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस। बात तो सही है भाई, अलग अलग थिकनेस की अलग अलग लेयर अपनी होती है ना। एट ऑल हाइट्स, यही बात हम कर रहे थे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में। देयर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर, जो अभी मैंने आपको समझाई ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर,
ये वाली इस टाइप से, है ना। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर और रीजन एंड ईच लेयर हैज डिफरेंट डेंसिटी, सही बात है। द लोएस्ट रीजन एट एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स along with other organism live is called ट्रोपोस्फेयर। मतलब जहां पर हम रहते हैं, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, जहां पर जिंदगी है, आप ये समझ लो, जहां पर गैसेस हैं, जहां पर बादल के नीचे की बात है ना। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, यही मैंने समझाया, फ्रॉम सी लेवल। अबव द ट्रोपोस्फेयर कौन सा स्फेयर होता है, बिटवीन 10 एंड 40 किलोमीटर अबव सी लेवल लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। सिंपल सा है, जो अभी मैं समझा रहा था। 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, 10 से 50 मतलब बाकी 40 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज अ टर्बुलेंट, जो मैं समझा रहा था आपको, डस्टी जोन। जैसे प्लेन जब लैंड करते हैं ना तो टर्बुलेंस सा होता है ना। डस्टी जोन कंटेनिंग एयर, मच वाटर वेपर्स, ठीक है, एंड क्लाउड्स। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन, सही बात है। The stratosphere on the other hand contains डाइनाइट्रोजन, ध्यान रखना स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर, ठीक। डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर कहां से होता है, 10 किलोमीटर के बाद से वहां पर भी होता है, ठीक है। चलें आगे, सिंपल सा है, रीडिंग भी करनी है आपको साथ ही साथ। चलो भाई, अब बेटा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक हो गया तुम्हारा ट्रोपोस्फेरिक और एक हो गया तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेरिक, है ना। तो एक हो गया ट्रोपोस्फेरिक और एक स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है। ये वाला यहां पर जो पॉल्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करना है, और यहां पर जो पॉल्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर लेयर से समझे तो अच्छा, यहां पर आर रह गया, स्ट्रेटोस्फेरिक ऐसा। तो हमें इसके बारे में बात करनी है, कितने एरिया में, यहां तक 10 किलोमीटर तक इस पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, और इस वाली लेयर का भी डिस्कस करना है, दोनों लेयर का डिस्कस करना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। तो ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक दो टाइप के पॉल्यूशन है, और स्ट्रेटोस्फेरिक में एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, ओजोन के बारे में, कि स्ट्रेटोस्फेयर में मेजर जो होता है वो ओजोन होता है ना। तो ओजोन क्या करता है, प्रिवेंट 99.5% ऑफ यूवी रेडिएशन। ओजोन बहुत अच्छी चीज है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वो 99.5% यूवी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रिवेंट करता है उसको अपने एटमॉस्फेयर में आने के लिए, हमको बचाता है रेडिएशन से, है ना। कहां गए, अब स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। देखो क्या कहना है इनका, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन देखेंगे फिर स्ट्रेटोस्फेरिक देखेंगे, ऐसे एक एक करके अपन स्टडी कर लेंगे। क्या कहना है इसका, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स। ट्रोपोस्फेयर जो 10 किलोमीटर तक का एनवायरमेंट अपना है, बादलों तक आप समझ लो, ऐसा आप यहां खड़े हो तो आपको बादलों तक जो दिख रहा है वो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। इन द एयर मतलब किस वजह से, सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स जो एयर में मौजूद हैं उसकी वजह से। द फॉलोइंग आर द मेजर गैसियस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो सॉलिड और गैसियस पॉल्यूटेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, जो पॉल्यूशन बन रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। और ये दो टाइप इन्होंने डिस्क्राइब कर दिए, गैसियस वाले और पार्टिकुलेट वाले। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। भाई इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी, या फिर अपने पास जो गाड़ियां हैं, इनमें से जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं तो वही यहां पर लिए हैं इन्होंने। नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, जैसे SO2, NO2, CO2, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, हाइड्रोकार्बन्स हो गए आपके। ओजोन, ध्यान रखना ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूटेंट होता है, ध्यान रखना ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूटेंट है, जबकि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत अच्छी बात है, पॉल्यूटेंट नहीं है वहां पर, है ना। एंड अदर ऑक्सीडेंट्स, ये होता है। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या हो गया बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ क्या क्या बेटा बोलो, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये होते हैं गैसियस। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इससे तो आप वैसे ही रूबरू हो गए, क्या क्या, दीज आर डस्ट, जानते हो आप डस्ट,
मिस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गए, स्मोक हो गया, स्मॉग हो गया। स्मॉग यहां पर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। स्मॉग का मतलब बेटा होता है स्मोक प्लस फॉग। क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, आप बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट क्या क्या हो गए आपके? सॉलिड और गैसियस हो गए, ठीक है। ये लिखा ना, सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल्स, ये आपके ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट में आते हैं। दो टाइप का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, गैसियस और पार्टिकुलेट। गैसियस क्या हो गया? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, H2S, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, अदर ऑक्सीडेंट। और पार्टिकुलेट क्या हो गया? मिस्ट हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, स्मॉग हो गया, ये सब, ठीक है। फ्यूम्स वगैरह हो गए सारे। क्लियर? नोट करना चाहो तो लिखते भी जाओ साथ साथ, है ना, नोट्स भी बन जाएंगे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो दो टाइप से हमने बताया था, एक तो गैसियस हो गया और एक क्या हो गया? पार्टिकुलेट। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में मैंने बात की। SO2 हो गया, ये गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है। ये क्या करेगा? एयर में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बना लेगा। और SO2 साथ ही साथ ओजोन भी तो प्रेजेंट है आपके वहां पर, तो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज कैसे होता है? O3 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या देता है? O2+O। और नेसेंट ऑक्सीजन से SO2 का ऑक्सीडेशन होकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO3 में, ठीक है। और आपको क्या मिल जाता है? O2 मिल जाता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और होती है, SO2 की H2O2 के साथ होगी, तो ये दोनों मिलकर H2SO4 आपको दे देंगे, ठीक। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या क्या करते हैं? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो क्या करते हैं? जैसे N2 की रिएक्शन O2 से होती तो क्या बनता है? NO। तो NO क्या करता है? एयर में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है? NO2। ये रिएक्शन फास्ट तब हो जाती है जब ओजोन NO के साथ रिएक्शन करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि O3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, NO2 में +4 होती, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया। आगे देखो, हाइड्रोकार्बन्स भी तो इसमें आते थे। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, तब हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब ये कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। कार्सिनोजेनिक जो भी कंपाउंड होते हैं वो कॉज ऑफ कैंसर होते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जानते हो आप, CO। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, पॉइजनस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ब्लड में, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो इंसान मर भी जाता है ना। तो पॉइजनस गैस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी CO हीमोग्लोबिन बना लेता है ना। CO2 के बारे में जानते हैं आप, फोटोसिंथेसिस गैस होती है ये CO2, है ना। तो ये सब गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है। चलें आगे, वेरी गुड। अब हम समझ लेते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अर्थ पर कुछ रिएक्शंस होने के लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है या हीट की रिक्वायरमेंट है। कुछ रिएक्शंस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हीट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वही है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ये हमारी अर्थ है और इस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, ट्रोपोस्फियर आप मान के चल सकते हो। अर्थ से आने वाली रेडिएशन जब आती है, वो सॉरी सन से, अर्थ से कहां से रेडिएशन आएंगी अर्थ से रेडिएशन है, सन से जो रेडिएशन आती है अर्थ पर, तो होता क्या है, हीट यहां पर ट्रैप हो जाती है बेटा। कैसे? रेडिएशन आई सन से अर्थ पर, अब हीट निकलना भी चाहेगी। भाई हीट तो आ गई अर्थ पर, एटमॉस्फेयर में हीट आ गई, मान लो ट्रोपोस्फेयर में हीट आ गई सन से, तो अब वो निकलना चाहेगी, तो कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी भाई? अगर एटमॉस्फेयर खुला होता तो निकल जाती। अब आपने इतनी सारी गैसेस पॉल्यूटेंट तो छोड़ दिए, SO2 छोड़ दिया आपने, NO2 छोड़ दिया, तो ये जो गैसेस है ना, ये हीट को ट्रैप कर लेती, निकलने नहीं देती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि देखो, ये जो हीट आ रही है तो हीट ट्रैप हो गई, ये यहां पर गैसेस की लेयर बन गई एक तरीके से, आप ये समझो, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो हीट आती है वो हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो कौन रोक रहा है? हीट बेटा बाहर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं निकल पा रही। किस वजह से? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट हो गया या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मतलब पॉल्यूटेंट की वजह से वो हीट बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हीट ट्रैप की वजह से ऐसा होता है, ठीक। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा ग्रीन हाउस गैसेस बताना कौन कौन सी हैं, तो ये आपको याद करनी है डायरेक्ट, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। बेटा CO2 होती है, मीथेन होती है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको फ्रीऑन्स बोलते हैं, ओजोन होता, हाँ ओजोन भी होती ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रखना। N2O होती है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस और नॉट, इस टाइप से आ सकता है आपके सामने, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, CO2, CH4, CFC, O3, N2O, H2O वेपर। SO2 नहीं होती, ध्यान रखना, SO3 नहीं होती, ठीक, क्लियर। चलो भाई नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, लिख दो यहां पर भैया, MI स्टार, इंपॉर्टेंट है ये बेटा आपके लिए, है ना। चले आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा, एसिड रेन पर चलते हैं अपन, ठीक है, एसिड रेन पर चलते हैं। एसिड रेन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर अपन ये रिएक्शन वगैरह तो देख लेंगे। होता क्या है बेटा, जैसे आप जो भी पॉल्यूटेंट आप छोड़ रहे हो, मतलब जैसे अपनी इंडस्ट्रीज हो गई या गाड़ियां हो गई, अपनी जो भी पॉल्यूटेंट छोड़ रही है, मान लो SO2 उसने छोड़ी, ठीक है, इंडस्ट्री से SO2 निकल रही है। अब SO2 जो निकल रही है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, वाटर वेपर मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्शन कर रही है। तो SO2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4। इसी तरीके से NO2 भी निकलती है, वेस्ट गैस जिसको बोलते हैं अपन, है ना, जो हमारे लिए गंदी चीज है, तो वो भी इंडस्ट्री से निकलती है, तो वो HNO3 बना लेती है। तो इस टाइप के जो एसिड फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसकी वजह से H+ की एक तरीके से वर्षा होती है, या फिर H+ की बारिश होती है, या H+ की रेन होती है, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। अब समझ लेते हैं क्या कहानी है इसकी। pH ऑफ रेन वाटर इज नियर अबाउट 5.6, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, जैसे CO2 है, ये भी तो निकल रही है CO2, है ना, तो CO2 H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2CO3, और H2CO3 एक एसिड है, H+ दे देगा, तो इन्हीं H+ की वर्षा हो रही है। जैसे H2SO4 HNO3 होता है, वैसे H2CO3 भी है ना। तो ये कहानी है इसकी, नोट करना है। और देख लो, जैसे SO2 है, ठीक है, तो SO2 क्या करेगा, एयर में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाएगा, और SO3 प्लस वाटर H2SO4 दे देगा। NO2 O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। तो ये एसिड बनते हैं। अब ये हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से समझना जरा। एसिड रेन का मेन कॉज क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेज आप बोल सकते हो। CO2 हो गई, CO2 क्या बना लेगा, H2CO3, तो H+ प्रोड्यूस कर देगा वो। HNO3 क्या बना लेगा, NO2 क्या बना लेगा, HNO3 क्या करेगा, H+ प्रोड्यूस करेगा, देखो सेम वही कहानी हो गई। SO2 क्या बना लेगा, H2SO4, वो भी H+ प्रोड्यूस करेगा। तो H+ का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब एसिड रेन एक तरीके से हो जाएगी, है ना, ये है। अब ये रिएक्शन मैंने यहां क्यों लिखी CaCO3 वाली, ध्यान से समझना। जैसे ताजमहल आप जानते हो, हम लोगों का इतना बड़ा, मतलब बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ताजमहल है, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो जो ताजमहल है वो CaCO3 मार्बल है, उसमें आप जानते ही हो। अब आपने जो पॉल्यूटेंट छोड़े वो मॉइस्चर वगैरह के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया उन्होंने, एसिड बना लिया। तो जब एसिड की वर्षा होगी, एसिड की बारिश होगी, तो CaCO3, मतलब पानी के साथ एसिड की भी तो वर्षा हो रही है, तो CaCO3 एसिड के साथ बेटा रिएक्ट कर लेता है, मार्बल से बना हुआ है ना। तो CaCO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बेटा CaSO4 CO2 प्लस वाटर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ताजमहल क्या है, आजकल फ्लैंट हो गया है, मतलब थोड़ा सा हल्का कम सुंदर दिखता है। अब पहले के जमाने में बहुत ज्यादा सुंदर था ताजमहल, अब थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा हल्का हल्का पीलापन सा या थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगा है ना। मतलब अब उतना सुंदर नहीं दिखता जितना पहले जमाने में दिखता था। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो इन सब पॉल्यूटेंट की वजह से हो रहा है बेटा। SO2 हो गई, NO2 हो गई, CO2, जो भी गैसेस पॉल्यूटेंट गैसेस हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं। तो H+ की और बारिश हो रही है, आप ये समझ लो बस, है ना। कैसे हो रहा है ये सारा का सारा प्रोसेस, वो डायग्राम देख लो आप, है ना। सारा सोर्स NCERT है ना। जैसे ये लगी है आपकी क्या बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, टैंकर जा रहा है, बाइक जा रही है, ट्रक चल रहे हैं छोटे छोटे। तो ये सब कर क्या रहे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये गैसेस निकाल रहे हैं, ये सब क्या वेस्ट गैसेस निकाल रहे हैं। जैसे लिखा भी है यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, NO2 वगैरह हो गया, तो ये सब गैसेस निकाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहां पर, ये जो भी हम काम कर रहे हैं अर्थ पर, जो भी हम अर्थ पर काम कर रहे हैं, इनसे गैसेस निकल रही हैं। कौन सी, ये वाली। तो यहां से गैसेस जा रही हैं ऊपर। अब वाटर वेपर है, यहां पर क्लाउड है, तो क्लाउड के साथ रिएक्शन कर रही हैं और क्या बना रही हैं, एसिड बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, H2SO4 HNO3 H2CO3 इस टाइप की एसिड्स बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये H+ की बारिश कर रहे हैं हर जगह। एसिड स्नो भी हो रहा है, एसिड रेन भी हो रहा है, एसिड फॉग भी गिर रहा है, मतलब ड्राई जो एसिड है सीधा वो भी फॉल हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी कहानियां चल रही हैं, मतलब बहुत गंदी चीज चल रही है, ये समझ लो आप, है ना। एसिड रेन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं अपने को। तो ये किस वजह से हो रहा है, इन सब पॉल्यूटेंट की वजह से हो रहा है। ये ऊपर रिएक्शन बढ़ रही है, देखो
SO2 NO2 वगैरह हैं, ये वाटर वेपर से रिएक्शन करके एसिड, और उन्हीं की बारिश हो रही है, फॉग हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। एक्वाटिक लाइफ अपनी डेंजर में जा रही है। तो किस वजह से हो रहा है? मेन कॉज तो यही है ना, मेन कॉज क्या है? यही है जो पॉल्यूशन अपन फैला रहे हैं, है ना। चलें आगे। ये है भैया अपना ताजमहल, इसको बचाना है हमें, बचा लेना भाई, है ना। मतलब देखो सीधा सा है, अपने सब लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट भी कई प्रोजेक्ट ऐसे ला रही है कि नहीं कम से कम एमिशन हो, गंदी गैसेस कम से कम निकलें, या बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स आप यूज़ करो, मतलब पॉल्यूशन कम से कम हो। आपने देखा होगा ना गाड़ियों में भी मॉडिफिकेशन होता रहता है, BS4 BS5 BS6, मतलब इस टाइप से कि एमिशन कम हो, कम से कम गंदी गैसेस निकलें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे कि कम से कम गंदगी, मतलब गंदी गैसेस निकलें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंसान की वजह से ही ये हो रहा है, सभी लोग ही ऐसा कर रहे हैं, हम आप लोग सब लोग, कभी कभी लगता है ऐसा देखकर, है ना। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फील आ जाएगा कि नहीं यार, एनवायरनमेंट को भी बचाना है, इसलिए लोगों ने ये चैप्टर डाल रखा है कि भाई ये चैप्टर समझने वाला है, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, चलो एग्जाम के लिए तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी अपने आम जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये ताजमहल के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। एक ताज ट्रेपेजियम आपने नाम सुना होगा। ताजमहल जो गंदा सा होता जा रहा है आजकल, वो किस वजह से हो रहा है? आपने सुना होगा, कुछ आगरा के लोग होंगे आसपास के तो कनेक्ट कर पाएंगे। आगरा से जब आप जयपुर वाली रोड पे निकल जाओ तो आपको मिलता है भरतपुर, ठीक है। आगरा से आप कानपुर वाली रोड पे निकल जाओ तो आपको मिलता है फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद का हमारा कॉलेज में एक दोस्त भी था, बादशाह बोलते हैं उसको। आगरा से दिल्ली वाली रोड पे निकल जाओ तो मथुरा पड़ता है, और आगरा हो गया। तो ये 4 शहर जो हैं ये मिलकर ट्रेपेजियम बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज यहां पर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वही सारी कहानी हो रही है एसिड रेन की, जो मैंने बताया था। इंडस्ट्री से वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, वो क्लाउड के साथ मिलकर एसिड बना रही है, और एसिड रेन हो रही है उस एरिया में, ठीक है। तो उस एरिया में काफी बड़ी समस्या है ये। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए हैं कि वो ताजमहल से थोड़ा दूर की तरफ जाएं। मतलब कुछ ऐसी खाली जगहों पर भी प्रोजेक्ट दिए हैं कि वहाँ जहाँ पर जमीन खाली पड़ी है, या शहर के बाहर प्रोजेक्ट बनने लगे हैं। अब आजकल इंडस्ट्री शहर के बाहर ही बनने लगी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आगरा के आसपास, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि इंडस्ट्रीज वगैरह को बाहर लगाया जाए, इस पूरे जोन में ना लगाया जाए, जिससे हम अपना ताजमहल बचा सकें। नहीं तो धीमे धीमे तो गंदा होता जाएगा, और आने वाले सालों में तो लोग फिर वही है ना कि पहले बोलेंगे कि यार हमारे ज़माने में बहुत सुंदर हुआ करता था, अब तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो वो सब प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पर चलते हैं, है ना। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये? अभी अपन ने बात की थी, क्या क्या, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक, स्मॉग हो गया, जिसमें से स्मॉग मैं आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। स्मॉग क्या है बेटा? ये मिलकर बना है किससे? स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, ऐसा होता है। 2 टाइप की स्मॉग होती है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्लासिकल स्मॉग होती है और एक फोटोकेमिकल स्मॉग होती है। क्लासिकल स्मॉग बेटा तुम्हारी कहां होती है? कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में स्मोक जो बनती है उसको बोलते हैं क्लासिकल स्मोक। और वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में जो बनती है वो फोटोकेमिकल होती है, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हो, कैसे? क्लासिकल कूल, सीसी, क्लासिकल कूल, फिजिक्स वाला मतलब पीडब्ल्यू, ठीक, फोटो वार्म। कंडीशन देख लो आप क्या क्या बन रही है ना। क्लासिकल कूल फिजिक्स वाला, ऐसे आप याद कर लो। क्लासिकल मतलब कूल वेदर में, फोटोकेमिकल मतलब वार्म वेदर में, ऐसा। इसमें क्या होता है? क्लासिकल में स्मोक होता है प्लस फॉग, स्मोक है तो स्मोक प्लस फॉग तो हो गई, प्लस SO2 होता है। जबकि फोटोकेमिकल में स्मोक फॉग के साथ क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। स्मोक फॉग तो होनी है यार, अगर स्मोक है तो स्मोक फॉग तो होंगे ही। उसके साथ क्या है? हाइड्रोकार्बन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। जबकि यहां क्या है? SO2 है। ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है, रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। और ये फोटोकेमिकल होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से रीड कर लेना आप, ठीक। नोट्स भी बना लो आप अपने साथ साथ। चलें आगे, वेरी गुड। अब फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में देख लो जरा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अपन ने लिए थे फोटोकेमिकल स्मोक में। तो क्या होता है? NO2 सनलाइट, H जिसको बोल रहे हैं, सनलाइट के साथ ब्रेक डाउन होता है किसमें? NO+O में। और O जो होता है वो एयर में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बना लेता है।
और O3 क्या करता है, NO के साथ रिएक्शन करके, जानते हो आप O3 क्या करता है, O2 प्लस O देता है, ठीक है, तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग की रिएक्शन है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो ये काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी तुमने लिए थे, देखो, अरे अभी लिखाया तो था, ये देखो हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, O3 के साथ रिएक्शन करके ये सारे कंपाउंड बनाते हैं। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेटा एक्रेल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन भी नाम है इसका, है ना, एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन, ठीक। इसको बोलते हैं PAN, फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, CH3C डबल बॉन्डो ONO2, ऐसा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका नाम है, PAN। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें, पॉलीमर चैप्टर, खैर अभी तो आप लोग 11th में हो, तो 12th में पढ़ोगे आप, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं इसको, लेकिन 12th में PAN का है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमर होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। क्लियर है एकदम? चलो भाई, तो ये रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल स्मोक में, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं बेटा, ये तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट हो गया आपके, है ना, पॉल्यूशन हो गया। अब स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया गया, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन कैसे होता है। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन क्या, तो बहुत सिंपल है, O2 जब यूवी रेज इस पर पड़ती हैं O2 पर, तो ये क्या बनाता है, O+O, नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप इसको, और ये O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बना लेता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो O3 से वापस O2+O आपको मिल जाता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉर्मेशन भी हो रही है ओजोन की, यहां पर कैसे हो रही है, O2 क्या कर रहा है, O+O दे रहा है, O+O2 O3 बना रहा है, O3 वापस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। अब देखो जरा यहां पर अगली रिएक्शन जो है वो देखना जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी होगी, ओजोन होल, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन्स, है ना। तो क्या चेन रिएक्शन वहां पर होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, वो देखो, CF2Cl2 जब यूवी रेडिएशन इस पर पड़ती है तो ये ब्रेकडाउन होता है। कैसे ब्रेक होता है, इन दोनों में से कौन सा आसानी से निकल जाएगा बेटा, क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा, तो Cl रेडिकल, सनलाइट हो या यूवी लाइट हो, सब में रेडिकल होना है ना, तो Cl रेडिकल बना और C रेडिकल F2Cl, एक Cl निकल गया ना, है ना। अब ये जो Cl रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, स्ट्रेटोस्फेयर में मेजर कौन है, ओजोन है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूशन नहीं होता, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूशन होता है, और ट्रोपोस्फेयर में O2 पॉल्यूशन नहीं होता, स्ट्रेटोस्फेयर में O2 पॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना इस बात का, है ना, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। तो ओजोन क्या करेगा, Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ओजोन मेजर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। तो Cl रेडिकल इससे रिएक्शन करके ClO रेडिकल देगा और O2 निकल जाएगी, और ClO रेडिकल O के साथ रिएक्शन करके O भी इसको दे दो तो O2 फिर निकाल दो तो Cl रेडिकल बन जाएगी। और ये कहां की बात है, ये वाली रिएक्शन कहां पे हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है, तो ये पॉल्यूटेंट है O2, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहे हैं, ओजोन को हटा रहे हैं, ओजोन को खत्म कर रहे हैं, देखो ना, ओजोन ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो ओजोन को खत्म कर रहे हैं, जबकि हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन चाहिए, क्योंकि वही तो हमें 99.5% यूवी रेडिएशन से बचा रही है, ओजोन लेयर जो है वही तो है ना, वही तो हमें बचा रही है, तो तुम उसी को ही खत्म कर रहे हो, तो ये फ्रीऑन्स की वजह से ऐसा हो रहा है ना। ओजोन होल समझ लो कैसा है, मतलब क्या रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो ClO रेडिकल अपना बना था, देखो ClO रेडिकल जो अपना बना था, ये ClO रेडिकल NO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बना लेगा, ClO NO2। अब ये आगे की रिएक्शन कैसे याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक देखो, O पर नेगेटिव Cl पे प्लस, और H2O मतलब H+OH- ऐसे लिख सकते हो, और यहां H+ और Cl- लिख सकते हो, सही है। तो ये Cl+ यहां Cl- से रिएक्शन करके Cl2 बना लेगा, और ये ONO2 और H क्या बना लेगा, HNO3, और Cl2 H के साथ अटैक हो जाएगा, सनलाइट इस पर पड़ जाएगी तो Cl रेडिकल दे देगा, और Cl रेडिकल वापस कहानी शुरू कर देगा, कौन सी वाली, देखो यहां से, फिर ओजोन को खींच लेगा। तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है एक तरीके से, ओजोन कम होती जा रही है, जबकि ओजोन हमें चाहिए थी स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। यहां देखो क्या हो रहा है, H+ जोड़ दो किससे, इससे, और OH जोड़ दो इससे, तो HOCl + HNO3, और इस पर सनलाइट डाल दो तो HO रेडिकल और Cl रेडिकल, फिर देखो Cl रेडिकल जनरेट हो गया, Cl रेडिकल का जनरेशन हो रहा है ना, इसलिए चेन रिएक्शन हो रही है। अब ये चलती रहेगी रिएक्शन, ओजोन खत्म होता रहेगा, तो ओजोन का डिप्लीशन मतलब ओजोन की कमी हो जाएगी, तो वो तो गलत चीज है, स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमें चाहिए ओजोन। और अगर हाइड्रोकार्बन CH4 है तो ये Cl रेडिकल से मिलकर CH3 रेडिकल और HCl दे देता है, कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर लो आप ऐसे,
इस तरीके से फ्री रेडिकली, H रेडिकल Cl रेडिकल से जोड़ दो और CH3 रेडिकल मिल जाएगा आपको, है ना। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो आप समझो तो क्या हो रहा है, ओजोन की कमी हो रही है बेटा हर जगह। देखो Cl रेडिकल बन रहा है और वो क्या कर रहा है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके वापस चेन रिएक्शन चला देगा, है ना। तो ये कहानी है। तो नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट भी कर लेना, एक ये रिएक्शन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली, ठीक। चलें आगे। ये अपनी कहानी बेटा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड खत्म होगी। मैं आपको एक बार रिवीजन भी करवा देता हूं क्या था एयर पॉल्यूशन में। सबसे पहली बात, ध्यान से इधर देखो, सबसे पहली बात अपने साथ क्या हो रही थी, पानी पी लें जरा फिर हम आपको सारे पॉल्यूशन रिवाइज करा देते हैं एयर वाला। बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बस एक बार थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी रीड करना, समझाते मैं एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको, है ना। सारा रीड करना अच्छे से, नोट्स बना लेना बढ़िया प्रॉपर तरीके से, मजा आ जाएगा। अब देखो एयर पॉल्यूटेंट की बात सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया था, अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं, 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद अगले 40 किलोमीटर यानी कि टोटल 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। एक ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में दो टाइप के हमने डिस्कस किए, गैसियस और पार्टिकुलेट, ठीक है। गैसियस में क्या आ गया, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, ओजोन हो गए, ठीक है, अदर ऑक्सीडेंट हो गए ये सारे। पार्टिकुलेट में क्या हो गया, स्मॉग हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है, फ्यूम्स हो गए आपके, डस्ट हो गई आपकी, ये सब पार्टिकुलेट हो गए। तो इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हम चले स्ट्रेटोस्फेयर वाले पॉल्यूशन में, उसमें हमने ओजोन होल वाली सारी चीजें समझी, सारी रिएक्शन हमने स्टडी करी, ठीक है। तो ये दो टाइप के अपन ने पॉल्यूटेंट डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं बेटा वाटर पॉल्यूशन पर, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन में देखो जरा रीड कर लेते हैं, जहां पर रीड करने वाली बात है रीड करा देंगे, जहां समझाने वाले समझा देंगे, ठीक है। पैथोजेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट्स आर द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजेंस। डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं, पैथोजेंस, ध्यान रखना। पैथोजेंस इंक्लूड बैक्टीरिया, ध्यान रखना, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है। तो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं एंड एनिमल एक्सक्रेटा जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हम लोग निकालते हैं, तो उसका मिक्स हो जाता है वाटर में, उसका मिक्सचर हो जाता है, उस वजह से ऐसा होता है। ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन बैक्टीरिया सच एज इशरीशिया कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस विच कॉज गैस्ट्रोनिटस, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेस, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ी कमजोर है अपनी बीटेक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी, वो भी अच्छी नहीं आती, वो भी कमजोरी है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि पैथोजेंस क्या है, ये वाली बात, डिसीज कॉजिंग एजेंट उसको बोलते हैं पैथोजेंस। जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो जो वाटर में मिल जा रहा है और वही वाटर घूम फिर के आ रहा है, वो सब उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो गंदगी हमारे अंदर जा रही है उसकी वजह से, मतलब वो ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़ा वाटर पॉल्यूशन है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं लोग, मतलब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ठीक है। अगला देखो ऑर्गेनिक वेस्टेज की अगर हम बात करें, द अदर मेजर वाटर पॉल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स, ग्रास, ट्रैश, etc. दे पॉल्यूट वाटर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रन ऑफ, ठीक है। एक्सेसिव phytoplankton growth within the water is also a cause of water pollution. These wastes are biodegradable, ऑर्गेनिक है ना, तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑर्गेनिक किसकी वजह से होता है, लीव्स, ग्रास, ट्रेसेस वगैरह की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, एनिमल एक्सक्रेटा, डोमेस्टिक सीवेज जब वाटर में मिल जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या क्या होता है इसमें, ह्यूमन एक्सक्रेटा में क्या क्या होता है, एस्चेरिशिया होता है, एक्सचेरिशिया कोली होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज होती हैं ये सारी, ठीक। एक बार रीड कर लेना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्वेटिक लाइफ, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm। अब देखो यहां पर थोड़े डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, अभी ppm ppm ppb वाले डेटा आएंगे तो याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट, है ना। तो क्या बात हुई अभी, फॉर एक्वेटिक लाइफ इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीओ बोलते हैं, ध्यान रखना। डीओ की अगर हम बात करें तो कोल्ड वाटर में 10 ppm तक होता है और एयर में
कितना हो गया भाई, 2 लाख ppm होता है एयर में, 2 लाख ppm तक होता है ये, और कोल्ड वाटर में 10 ppm तक। क्या? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो जरा क्या कह रहे हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए, ग्रोथ खत्म हो जाएगी, 6 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन रीचेस वाटर आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना, आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चली जाए, ठीक है, और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय मैनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग डेलाइट, ड्यूरिंग डेलाइट। हाउएवर, ध्यान सुनना, ड्यूरिंग नाइट, ये तो दिन की बात हो गई, दिन में तो फोटोसिंथेसिस चल रहा झमाझम। ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट द प्लांट्स कंटिन्यू टू रेस्पायर रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी उसमें रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाती है। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। तो पूरे पैराग्राफ से हमें जो बात समझ में आई कि 6 ppm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोल्ड वाटर में 10 ppm होता है, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, एयर में 2 लाख ppm तक होता है, और दिन में कहानी फोटोसिंथेसिस की होती है। ठीक, कर लो रीड एक बार आप भी अपनी तरफ से। चले आगे, चलो भाई, मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या है, एनसीईआरटी की सीधी टेबल छाप दी गई है, आप एक बार रीड कर लो क्या क्या पॉल्यूटेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोमेस्टिक सीवेज उसका सोर्स है, इसकी वजह से हो रहा है ये। ऑर्गेनिक वेस्टेज किसकी वजह से, डोमेस्टिक सीवेज, एनिमल एक्सक्रेटा वेस्ट, डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री से जो निकल रहा है ये सब। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो अपन यूज करते हैं उसका ये पॉल्यूटेंट है। टॉक्सिक हैवी मेटल्स, इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज, जानते हो आप, फैक्ट्री से ही निकल रहे हैं सब। सेडिमेंट्स हो गया क्या, इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग वगैरह, इन सब की वजह से हो रहा है, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल बहुत सारी चीजें हो रही हैं ऐसी, है ना। पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट, फंगाई एंड वीड्स जो छिड़कते हैं खेतों में, तो ये सारी चीजें हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, ये सारी चीजें उसकी वजह से निकल रहा है। हीट की अगर बात करें तो वाटर यूज बाय कूलिंग, वाटर यूज फॉर कूलिंग इंडस्ट्री, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेजर वाटर पॉल्यूटेंट हैं और ये उसके सोर्स हैं। एक बार ये देखो और ये देखो और रीड कर लेना इसको, ठीक। चले आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हटाई दो, 10 क्या लिखा है, यहां से पढ़ो आप, अगला पैराग्राफ यहां से पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन का। देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय, ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई बार क्वेश्चन आया इसका, बीओडी, एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। देखो, मतलब वो ये चाहते हैं कि आपने रीड किया भी है कि नहीं किया है ना, तो रीड करके तो जाना ही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बोलते हैं, और क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। द अमाउंट ऑफ बीओडी इन द वाटर इज a measure of the amount of organic material in the water, ठीक है, in terms of how much oxygen will be required to break it down biologically। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। The amount of BOD in water is a measure of amount of organic material in the water in terms of how much oxygen will be required to break it down biologically। समझ रहे हो बात को, मतलब एक तरीके से यही है कि बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, क्लीन वाटर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लीन वाटर के लिए 5 ppm से कम होता है, और हाईली पॉल्यूटेड के लिए 17 ppm या इससे ज्यादा होता है बीओडी, ठीक है, ये ध्यान रखना, लिखा भी होगा यहां पर। क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm whereas highly polluted water could have a BOD value of 17 ppm or more। मतलब
वाटर पॉल्यूशन ज्यादा, मतलब वाटर पॉल्यूटेड ज्यादा कब होगा बताओ? वाटर पॉल्यूटेड ज्यादा जब होगा जब ये ज्यादा होगा, सीधी सी बात है ना। बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा ना, है ना, ऐसा है ये। तो 5 से कम होना चाहिए क्लीन वाटर के लिए और 17 या उससे ज्यादा होना चाहिए हाईली पॉल्यूटेड के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको रीड करना, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन इसका आ चुका है एग्जाम में, ठीक। चलें आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ रीड करेंगे, केमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे। एज वी नो दैट, बहुत अच्छी बात है, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाह क्या बात है, क्या बात बताई सर आपने। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड हैवी मेटल्स, ध्यान रखना हैवी मेटल्स जो वाटर सॉल्युबल है ना, सच एज कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, निखिल हो गया, ETC कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट, क्योंकि पानी में तो घुल गए भैया, ठीक है। ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमंस, पानी में घुल गए, हमने पी लिया, हमारे लिए तो हानिकारक है ना। बिकॉज अवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम, पानी में घुल गए थे, अपने अंदर आ गए, लेकिन हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। ओवर द टाइम इट क्रॉसेस द टॉलरेंस लिमिट, दीज, भाई आप इकट्ठा करते जा रहे हो, उनको निकल ही नहीं रहे। दीज मेटल्स देन कैन डैमेज किडनीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर, ETC। एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड from mine drainage and salt from many different sources including raw salt used to melt snow and ice in the colder climates. Sodium and calcium chloride NaCl CaCl2 are water soluble chemical pollutants, ठीक है। तो कहानी अल्टीमेटली यही है कि कुछ वाटर सॉल्युबल केमिकल चीजें होती हैं जो घुल जाती हैं, लेकिन हम उनको एक्सक्रीट नहीं करवाते, बॉडी में इकट्ठी होती जाती हैं और हमारे लीवर, किडनी, नर्वस सिस्टम को खराब कर देती हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है PCB, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। PCB क्या होता है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है, 2 बेंजीन के रिंग, उसमें क्लोरीन वगैरह लगे होंगे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB को बोलते हैं। क्लींसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं इसको। कार्सिनोजेनिक होता है, कॉज ऑफ कैंसर होता है। और एक इसके बारे में लिखा है एनसीईआरटी में, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन बेटा होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, मतलब पॉल्यूटेंट्स की वजह से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, है ना। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक PCB का फुल फॉर्म और ये क्या होता है, और यूट्रोफिकेशन क्या प्रोसेस है। और बाकी ये केमिकल पॉल्यूटेंट मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया और पैराग्राफ भी रीड करा दिया है, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या सेट किए गए हैं, एक बार रीड कर लो। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर गिवन बिलो एंड दे मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं फ्लोराइड की बात करूं, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखते जाना, है ना। इट्स डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल टू मैन, नहीं ह्यूमन लिखो, मैन क्या लिख रहे हो, है ना ह्यूमन, ठीक है। एंड कॉजेज डिसीजेस सच एज टूथ डिके, मतलब फ्लोराइड आयन की डेफिशिएंसी, देखो क्या लिखा है, डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर हार्मफुल है बेटा। F- जो होता है ना फ्लोराइड आयन, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, हार्मफुल है, टूथ डिके हो जाएगा भैया। Soluble fluorides is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm or 1 milligram per dm cube, है ना। तो soluble fluoride को ऐड कर देते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, समझ रहे बात को, इसको ऐड कर देते हैं ड्रिंकिंग वाटर में ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहां तक पहुंचाई जाए, 1 ppm तक पहुंचाई जाए, है ना। The F- ions make the enamel on teeth much harder by converting हाइड्रोक्सीअपटाइट, ये फॉर्मूला होता है, द एनामल ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरअपटाइट, ये मैंने लिख दिया है, ये लेस हार्ड होता है। हाइड्रोक्सीअपटाइट का फॉर्मूला है, F- आया, OH हटाओ, F लगाओ, ऐसा बन जाएगा, मोर हार्ड है। और F- की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 1 ppm तक होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउएवर F- आयन कॉन्सेंट्रेशन अबव 2 ppm, ये देखो 2 ppm से ज्यादा, F- के 2 ppm से ज्यादा कॉजेज ब्राउन
मॉटलिंग ऑफ टीथ एट द सेम टाइम एक्सेस फ्लोराइड ओवर कितना बेटा 10 ppm, ये डेटा याद रखने पड़ेंगे, 10 ppm causes harmful effect to bones and teeth as reported from some parts of राजस्थान। ठीक है, ऐसा होता है वहां पर। तो क्या क्या कहानी है अगर डेटा के अकॉर्डिंग चलें? पहली बात, पूरा पैराग्राफ रीड किया, मैं आपको कहानी समझा देता हूं। फ्लोराइड आयन की डेफिशिएंसी से टूथ डिके हो जाता है, ठीक, लेकिन फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहां तक, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन की? तो फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन की मैक्सिमम लिमिट है 1 ppm। 1 ppm या उससे कम पर बढ़िया रहेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही है। 2 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक, और 10 ppm से ज्यादा होगी तो भैया खतरनाक है, दांत वांत बिखरना चालू हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो ये कहानी है, कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 ppm तक अफोर्डेबल है, ठीक। और कुछ सॉल्युबल फ्लोराइड मिला देते हैं, ये क्या करते हैं, लेस हार्ड हाइड्रोक्सी अपटाइट से फ्लोरअपटाइट बना देते हैं। F- आया, OH निकालो, F लगाओ, ये मोर हार्ड हो जाता है, लेस हार्ड है, सिंपल सी बात है ना। तो ये पूरे ग्राफ पैराग्राफ का ये मतलब है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक तो हमने सबसे पहले किसकी बात कर ली, फ्लोराइड आयन की, है ना। अब चलते हैं लेड पर। अगर मैं लेड की बात करूं, लेड की, तो ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। लेड पाइप में पानी ले जा रहे हो आप, है ना। द प्रेस्क्राइब्ड अपर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb। अपर लिमिट 50 ppb है, इसका मतलब क्या, 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन से कम होना चाहिए लेड की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लेड कैन डैमेज किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डैमेज कर जाता है, ठीक है। एक बार रीड करो, लिमिट याद रखो, ये चीज 50 ppb से कम मैक्सिमम लिमिट ये है ना। अगला देखना बेटा सल्फेट के बारे में और नाइट्रेट के बारे में। सल्फेट के बारे में देखो, एक्सेसिव सल्फेट ग्रेटर देन 500 ppm, ठीक है, इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज लैक्सेटिव इफेक्ट, मतलब लूज मोशन टाइप का हो गया आपको, है ना। अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल इट इज हार्मलेस। तो क्या लिमिट है सल्फेट की, 500 ppm बेटा मैक्सिमम लिमिट है, इससे तुम्हें पीछे ही रहना है। मैक्सिमम लिमिट 500 ppm है, इससे पीछे ही रहना है ना, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, वरना कुछ भी हो सकता है आपके साथ। 500 ppm लिमिट है। नाइट्रेट की बात करें तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm, मैक्सिमम लिमिट 50 ppm। देखो 50 ppm तक रहना है या इससे पीछे रहना, इससे आगे नहीं जाना है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिसीज सच एज मैथ हेमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। हाथ नीले पड़ जाते हैं, आंखें नीली पड़ जाती हैं, यहाँ नीला हो जाता है, इधर नीला हो जाता है, मतलब सब जगह नीला हो जाता है, मतलब सब, ठीक है, नीला नीला हो जाता है आपके। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, अगर आपने एक्सेस में कर दिया नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये लिमिट ध्यान रखना। अब देखो जरा, एनसीईआरटी में टेबल दे रखी, मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ मेटल की बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे Fe हो गया, Mn हो गया, Al हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, Cd हो गया, ये इनकी लिमिट्स है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बेटा यहां लिख रखी है। कैसे, मैंने लोअर लिमिट मतलब लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहा हूं। क्या, 0.005 देखो किसका, इसका का नहीं, इसका Cd का 0.005, फिर 0.05, फिर 0.2, फिर 3 और 5, ऐसा 0.005 ppm, 0.05, 0.2, 0.2, 3 और 5, ऐसा। और ये मैंने लिख दिया Cd, Mn, Fe, Al, Cu, Zn। कद्दू खाने में फील तुम क्या जानो, ठीक है, कई लोगों को पसंद होता है भाई कद्दू, है ना। तो कद्दू खाने में फील, Fel एक साथ पढ़ना, फील तुम क्या जानो, ठीक है। तो कद्दू हो गया तुम्हारा Cd, खाने खाने तो कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं उसका राइम करने के लिए। मैं Mn हो गया, Fe हो गया, Al हो गया, क्या मतलब Cu हो गया, जानो मतलब Zn हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेटल हो गए जिनकी तुम्हें लिमिट याद रखनी है, ये ले सकते हो आप। देखो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ppm और मिलीग्राम पर dm क्यूब, है ना। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लेनी, इतनी लेनी है, इससे कम लेनी है ना। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इनकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या देखना, F- पढ़ा था अभी पीछे हमने, Pb पढ़ा था, SO4 2- पढ़ा था और NO3- पढ़ा था। तो F- बेटा 1 ppm तक इसकी लिमिट होती है, कहां तक, 1 ppm तक। और लेड की कितनी होती है, 50 ppb, नाइट्रेट की 50 ppm, सल्फेट की 500 ppm। मतलब एक तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं ना, तो 3 वैल्यू हैं, क्या, 1 है, 50 है और 500 है। 1 किस में है, ppm में,
50 किस में है? पीपीएम पीपीबी दोनों में। एनायन अगर है, देखो एनायन अगर है तो पीपीएम लेना है, और मेटल है तो पीपीबी लेना है। इसमें लेड में है ना, इधर नहीं लेना, इधर तो पीपीएम में ही है। तो लेड के लिए सिर्फ पीपीबी होता, बाकी सभी जगह पीपीएम है। देखो लेड के लिए सिर्फ पीपीबी होता, बाकी सभी जगह पीपीएम है, और लेड और नाइट्रेट का सेम वैल्यू होती, न्यूमेरिकल वैल्यू 50 50, ये पीपीबी ये पीपीएम। ठीक है, तो ये तीनों एनायन जो है वो पीपीएम में है, 1 50 500, 1 50 500, और ये लेड है 50 पीपीबी। तो इस तरीके से आप, ये ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। चलें आगे, नोट कर लेना अच्छे से, इसको ट्रिक याद कर लेना। आगे चलते बेटा सॉइल पॉल्यूशन पे। आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, वाटर, अब चलते हैं सॉइल पर। ठीक है, पहले दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपैरिजन कराएं तो। क्या कहानी है इसकी? पेस्टिसाइड, देखो ये सॉइल पॉल्यूशन में आते हैं क्या। प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 2 मैनी नेचुरली अकरिंग केमिकल्स सच एज निकोटिन बाय प्लांटिंग टोबैको प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड वर यूज्ड एज पेस्ट कंट्रोलिंग, मतलब निकोटिन को यूज करते थे। ठीक है, सब्सटेंस फॉर मेजर क्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ये तो प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड डीडीटी वाज फाउंड टू बी ऑफ ग्रेट यूज इन द कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड अदर इंसेक्ट borne disease. Therefore, after the war, DDT was put to use in agriculture to control the damage caused by the insect. जो फसल को खराब करते हैं ना, उसके लिए DDT यूज कर रहे हैं। Rodents, weeds, and various crop diseases. However, due to adverse effect, its use has been banned in India. काफी खतरनाक होता है ये। ठीक है, इंसेक्टिसाइड तो होता है लेकिन गंदा इंसेक्टिसाइड है ये, इसलिए बैन कर दिया इसको। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक टॉक्सिन। ठीक है, ऑर्गेनिक टॉक्सिन क्या होता है? एल्ड्रिन होता है, डील्ड्रिन होता है। क्या होते हैं ये? वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक, एक बार रीड कर लो। पेस्टिसाइड है, पहले निकोटिन यूज करते थे वर्ल्ड वॉर से पहले, अब डीडीटी यूज करने लगे थे वर्ल्ड वॉर के समय पे, है ना, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब अगर आप पूछो कि सर अब क्या यूज करते हो, तो अब तो कई सारे आ चुके हैं बेटा, है ना। इनसे एक अच्छा होता है गमेक्सिन, जिसको बोलते हैं। ठीक, चलें, चलो भाई, अगर अपन लाइफ को डिफाइन करें, ठीक है, तो क्या क्या लेवल होते हैं उसमें। एक होता है बेटा सबसे पहले तुम्हारा मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल आप ये समझो कि एक्वाटिक प्लांट मतलब इसको खाते हैं तो ये पहुंच जाता है, ये इसको खाते हैं 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 ये पहुंच जाता है, ये इसको खाते हैं, तो यहाँ पहुंच जाता है, मतलब सबसे खतरनाक यही है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। मॉलिक्यूलर लेवल, एक्वाटिक प्लांट होते हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं, लार्ज फिश, लार्जर, लार्जेस्ट, और ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं फिर। तो ये एक दूसरे को खाते हैं, ऐसा समझ। एक दूसरे को नहीं, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को खा रहा है, मतलब ऊपर वाली जो लाइफ है वो नीचे वाली लाइफ के बाद की आफ्टर लाइफ है, ऐसा। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा, हर्बिसाइड्स पे चलते हैं। हर्बिसाइड्स अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो सोडियम क्लोरेट, कौन कौन? NaClO3, NaClO3 और Na3ASO3, ये दो होते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। पढ़ लो जरा। मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स बट आर नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स. These chemicals decompose in a few months. Like organochlorides, these two become concentrated in the food web. Some herbicides cause birth defect. ध्यान रखना. Studies shows that the cornfields sprayed with herbicide are more prone to insect attack and plant disease than field that are weeded manually. मतलब ये जो है ना, ये कंपाउंड, ये हर्बिसाइड की तरह हर्बिसाइड होते हैं, इनको आप यूज करते हो। ठीक, जैसे आपके पेस्टिसाइड होते हैं और ये क्या होते हैं? हर्बिसाइड होते हैं। हर्बिसाइड क्या होते हैं? ज्यादा बेटर होते हैं पेस्टिसाइड से। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट की, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्टेज आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो टाइप के हम वेस्ट मान लो। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी दो टाइप के हैं, क्या? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरली बाय कॉटन मिल्स हो गई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, पेपर मिल्स हो गई, एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री। ये कौन से वाले हैं बेटा? ये हैं तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लाई ऐश, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गए, वहां से निकलने वाले वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। विच प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग निकलता है, FeSiO3, CaSiO3 एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग्स। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जिप्सम मिल रहा, हजार्डस वेस्ट
सच एज इन्फ्लेमेबल्स, composite explosives or highly reactive substances are produced by industries dealing in metals, chemicals, drugs हो गए, pharmaceuticals हो गए, dyes हो गई, pesticide हो गए, rubber goods हो गए, इस टाइप के। तो ये सारे मतलब एक बार रीड करो तो ये वाले क्या हैं तुम्हारे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, ये पेपर मिल हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, कॉटन मिल हो गई, टेक्सटाइल फैक्ट्री से बायोडिग्रेडेबल निकल रहा है, बाकी सबसे नॉन बायोडिग्रेडेबल निकल रहा है। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या स्ट्रेटजी है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है आपको। ठीक, ये जो सारी कहानी है ना वो यहां समझा दी मैंने। देखो, आफ्टर स्टडिंग एयर, वाटर एंड सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन इन दिस यूनिट, बाय नाउ यू मस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यही जो अपन ने सारी पॉल्यूशन पढ़े, तो अब आपको फील आ रही होगी कि हाँ भाई इसको कुछ करना चाहिए। हाउ कैन यू सेव your immediate environment? Think of the step activities which you would like to undertake for controlling air, water, soil and industrial waste pollution in your neighborhood. Here an idea about the strategy for the management of the waste is given। मतलब ये वाली कहानी। इंदौर तो आप जानते हो बहुत बढ़िया शहर है। ठीक है, जो इंदौर वाले होंगे एकदम खुश हो गए होंगे। नहीं, खैर इंदौर काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी साल में रहा हूँ इंदौर में, बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने जो काम किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। वेस्ट मैनेजमेंट में नंबर 1 है इंदौर, आप जानते हो ना, स्वच्छता में नंबर 1 आता ही है हमेशा। तो वहाँ कहानी क्या है, मतलब खैर सभी जगह ही हो गया है आजकल, लेकिन इंदौर उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है। गीला कचरा, सूखा कचरा, 2 अलग अलग बॉक्स हैं। वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग टाइप का कचरा डालो। गीला कचरा अलग हो जाएगा, सूखा कचरा अलग हो जाएगा, तो जिससे आप आराम से मैनेजमेंट कर सकते हो। आगे की कहानी है ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे होता है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का समझ लेते हैं क्या कहानी है। ग्रीन केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि ग्रीन लिखा है तो ग्रीन केमिस्ट्री होती। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए आप इन सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। देखो जरा एक बार रीड कर लेते फटाफट से। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सॉइल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैव रिजल्टेड इन द डेट्रियोटेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। बोलते हैं ना ऐसा कि भैया ये वाला केमिकल डालो आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी। ठीक है, पहले जो है कद्दू छोटा सा आता था, बड़ा कद्दू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन द स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज बीन सेट इन, बट टू डिस्कवर मेथड्स विच वुड हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ डेट्रियोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट। कहानी समझो बात को। कई लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा तो बंद ही कर दो चीजों को। अरे भाई ये चीज है ना सबसे बड़ी चीज है। आपको डेवलपमेंट तो बढ़ाना ही है, उसके साथ में पॉल्यूशन को कम भी करना है। तो उसके लिए आप जो अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसका आप यूज करते हो, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर पॉल्यूशन हो रहा है तो बंद ही कर दो, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। डेवलपमेंट और पॉल्यूशन ये दोनों पैरेलली चलने चाहिए। डेवलपमेंट भी होना चाहिए और पॉल्यूशन भी बेटा क्या होना चाहिए तुम्हारा, कम होना चाहिए। तो यही कहानी लिखी है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन द स्टॉपिंग द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बंदी कर दिया आपने, है ना, जबकि आपको नॉलेज का यूज करके ये काम करना है। डेवलपमेंट बढ़ाओ, डेवलपमेंट करो, पॉल्यूशन भी कम करो, है ना। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज and principles of chemistry and other sciences to reduce the adverse impact on environment. Green chemistry is a production process that would bring about minimum pollution or deterioration to the environment. The byproducts generated during a process, if not used gainfully, add to the environmental pollution. उसको जो वेस्ट मटेरियल उसको भी यूज करो आप, है ना, कुछ ऐसा करो कि वो भी यूज हो जाए। सच प्रोसेसेस आर नॉट ओनली एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली बट ऑल्सो कॉस्ट इनइफेक्टिव। द वेस्ट जनरेशन एंड इट्स डिस्पोजल बोथ आर इकोनॉमिकली अनसाउंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल्स। मतलब कहानी यही है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो और कम से कम वेस्ट मटेरियल निकलें, और वेस्ट मटेरियल निकलें तो ऐसे हों कि जिनको रीयूज आप कर पाओ, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएंगे। फिर आपके अगर ये यूज कर रहे हो आप उसको रीयूज कर रहे हो, ठीक है, और भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली भी तो होंगे ही। ठीक है, तो ये कहानी है मेन ग्रीन केमिस्ट्री की। डेवलपमेंट बढ़ाओ, पॉल्यूशन कम करो विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक,
इन 3 लोगों को, हमारे 3 महान साइंटिस्ट जो हैं, उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री की हम बात कर लें इन डे टू डे लाइफ, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स की अगर बात करें, टेट्राक्लोरोईथीन Cl2 C डबल बॉन्ड C Cl2 वाज अर्लियर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पहले ये यूज करते थे। द कंपाउंड कंटेमिनेट्स द ग्राउंड वाटर एंड इज ऑल्सो अ सस्पेक्टेड कार्सिनोजेन, मतलब कॉज ऑफ कैंसर। द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस, पहले ये करते थे, रिप्लेस बाय अ प्रोसेस वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड with a suitable detergent is used. Replacement of halogenated solvent by liquid CO2 will result is less harm to groundwater. तो उसके लिए less harm है, मतलब पहले ये यूज करते थे क्या, Cl2 C डबल बॉन्ड C Cl2, दिख रहा है आपको ये, और अब लिक्विड CO2 यूज करते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है इससे। These days हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अच्छा हो गया, is used for the purpose of bleaching of clothes, ठीक है, bleaching clothes in the process of laundry which gives better result and make use of lesser amount of water। ये तो और less amount of water यूज कर रहा है, क्या, H2O2। कैसी ब्लीचिंग होती है इसकी बेटा, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होती है, ठीक है, कभी अगर आपसे पूछ लें तो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होती है, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होती है, ऐसी कहानी है, ठीक है, रीड करते जाओ एक बार मेरे साथ साथ। ब्लीचिंग ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं, ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन गैस वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर ब्लीचिंग, पहले क्लोरीन गैस यूज करते थे, दीज डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री वाले के लिए कौन सा था, देखो ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा था, पहले ये यूज करते थे लेकिन ये कार्सिनोजन होता है, इसके बाद लिक्विड CO2 और H2O2 आजकल यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते थे, क्लोरीन गैस, अब H2O2 यूज करते हैं ब्लीचिंग ऑफ पेपर में। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स की बात करें, इथेनॉल CH3CHO इज नाउ commercially prepared by one step oxidation of ethene in the presence of ionic catalyst in aqueous medium with a yield of 90%। बहुत अच्छी yield है ये तो, है ना। तो ये आयनिक क्रिस्टल, आयनिक कैटलिस्ट, क्रिस्टल नहीं, आयनिक कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो और इथीन की O2 से रिएक्शन करा रहे हो, क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉलेज का यूज करोगे, अच्छा इसकी जगह ये कर दें तो कम से कम वेस्ट होगा, ऐसा, ठीक है, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री हम बोल रहे हैं। ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर, ग्रीन सॉल्यूशन का मतलब आपकी नॉलेज यूज कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का है। पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टेमरिंड सीड्स, ठीक है, हैज बीन फाउंड टू बी एन इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्लीन, ठीक है। ये क्या, पाउडर ऑफ कर्नल, ठीक, इट इज नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल। This powder is usually discarded as agriculture waste. The present practice is to use alum to treat such water, ठीक है, मतलब जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं। It has been found that alum increases toxic ions, ठीक है, in treated water and can cause diseases, ठीक है, ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। चलो भाई इसको एक बार रीड तो कर लो, कर लेना रीड साथ साथ, है ना। Green chemistry in a nutshell is a cost-effective approach which involves reduction in material, energy consumption and waste generation। अपनी नॉलेज का यूज करके डेवलपमेंट बढ़ाओ और पॉल्यूशन को कम करो, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। जहाँ जहाँ समझाने वाली बात थी बेटा मैंने आपको समझा दी है, जहां जहां रीड करने थी वहां मैंने आपके सामने ही रीड किया है। ओवरऑल आपके पास एक इफेक्टिव नोट्स आ गए हैं, आप ये समझो, है ना। अभी आप लोग 11th में, आप जानते हैं बैच अपना 11th वाला ही है, तो अभी आप लोग 11th में तो आराम से नोट्स को फॉलो करो, ठीक है, जो नोट्स आपके पास आ गए हैं, और उसको अच्छे तरीके से आप कवर करते जाओ। मतलब अभी से आप जो मैंने आपको क्या करा, एक तरीके से एक कंसाइज वे में नोट्स दे दिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, इतने से अलग आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक साल आपके पास है अभी कंटिन्यूअस, है ना, अभी तो आपका 11th लास्ट चल रहा है ना, मतलब अब आप 12th में आ गए हो, तो अब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, है ना, अब आप 12th में जाने वाले हो ना, ये तो अपना लास्ट चैप्टर था, है ना, तो अब आप 12th में जाने वाले हो, तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, तो एक साल आपके पास है ये चैप्टर तैयार करने के लिए। तसल्ली से आराम से धीमे धीमे करो, पूरे नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और मान लो कोई बच्चा अगर ड्रॉपर का है, इसी साल एग्जाम दे रहा, तो उसके लिए भी सफिशिएंट नोट्स हैं एनवायरमेंटल के, तो वो भी आप आराम से, जो बच्चे ड्रॉपर वाले हैं, ड्रॉप ले चुके हैं, मतलब अभी पेपर देने जा रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट, तो वो भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन अगला सेशन स्टार्ट करेंगे बाद में हम, है ना। मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि नेक्स्ट अपना हेलो एल्केन और हेलो एरिन कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कम्युनिटी पोस्ट में। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।